मन सीप का तू मोती। तुम क्या समझते हो 4 जमातें पढ़ जाने से तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून आला हो गया है? नवाब साहब, कान खोल कर सुन लो, तुम लोगों से रिश्ता जोड़ना तो क्या, तुम जैसे बदतमीज लोगों को हम जैसे खानदानी नवाब लोग अपने यहाँ नौकर भी रखना पसंद नहीं करते। उसे बता दो कि तुम्हें जिंदगी उसके असूलों पे नहीं गुजारनी दुर्योधन। तुम्हें खुली फिजा में सांस लेना है, अपनी मोहब्बत के साथ रहना है। बिलाल, आप हमारे साथ हैं तो फिर हमें और क्या चाहिए? इसका मतलब है कि तुमने मेरा साथ देने का फैसला कर लिया? ये तो हमने नहीं कहा। अदन, इतना मत सोचो, मेरा हाथ थामो और हम दूर चलते हैं यहाँ से। बिलाल, हम क्या कर सकते? हर खौफ और वहम को अपने दिमाग से हटा दो और मेरे हाथ में अपना हाथ दो। हम तो हमेशा से इस खौफ और वहशत के कुंदन में कैद। इतने जल्दी कैसे छुटकारा मिलेगा? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। उस जालिम इंसान ने अपनी झूठी अना के लिए तुम दोनों लड़कियों पे बहुत जुल्म किया। तुम दोनों पर हुक्म चलाता है, पाबंदियां लगाता है, अपनी अना की तस्कीन करता है और खुद को नवाब समझता है। ऐसे तो मत कह, वो हमारे दादा जान है। मैं सिर्फ तुम्हारा लिहाज करके उसके लिए बहुत मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करता हूं दुर्योधन, जबकि जो सलूक उसने मेरे बाप के साथ किया है ना, वो सोच सोच के मेरा खून खौलता है। हम शर्मिंदा तो हैं, लेकिन हमारा कोई कसूर नहीं। मैं कब तुम्हें कसूरवार ठहरा रहा हूं? मैं जानता हूं तुम मजबूर हो, एक कैदी हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें उस कैद से निकालना चाहता हूं। अतः प्लीज जल्दी फैसला कर लो। जो भी तुम्हारा फैसला हो मुझे आगाह कर देना। कसम से तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम अपनी जिंदगी की सारी महरूमियों को भूल जाओगे। तो मेरी बात सुन रही हो ना अदन? अदन? आ गए आप? पापा गई नहीं अभी तक? चली जाऊंगी, मुझे पता है। मैके में मेरा ठहरना ना तुम भाइयों को और चलाको मौसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। सॉरी आपा, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअली आप खुद मैके में ठहरती नहीं है तो इसलिए मैंने पूछ लिया। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जी? अच्छा, क्या पूछोगे नहीं मैं क्यों इंतजार कर रही थी? आप खुद ही बता दें प्लीज। अरे मुझे तुमसे बहुत जरूरी मशवरा करना था। इधर आके बैठो। मैं सोच रही थी कि इस महीने के 18वीं तारीख और अगले महीने के शुरू की तारीख में मंगनी रख लेते हैं। किसकी मंगनी? अरे मेरे भोले भाई, तुम्हारी मंगनी की बात कर रही हूँ। भाई मैंने अपने शौहर से कह दिया है कि मैं इस रस्म में नौरीन की तरफ से नहीं बल्कि अपने भाई बिलाल की तरफ से खड़ी होंगी। मैं इस रिश्ते से पहले भी इनकार कर चुका हूं और ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। पहले की बात कुछ और थी, समझे? पहले उस पर्दादार बीबी ने पर्दे के पीछे से अपनी अदाएं दिखा दिखा कर ना तुम्हें पागल किया हुआ था। अब जब ये किस्सा खत्म हो चुका है तो तुम्हें किस बात का एतराज है? वो किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। आय हाय, अब वो नाम की नवाबजादी गुर्बत की चक्की में पिसती हुई, अब उस लड़की के पीछे क्या तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? वो बहुत अच्छी लड़की है। आप प्लीज उसके बारे में ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करें आपा। आय हाय, बड़ी तकलीफ हो रही है। जब उसके दादा ने मेरे बाप के लिए उल्टे सीधे लफ्ज इस्तेमाल किए थे तब तो तुम बहुत खामोश थे, तब तुम्हारी बोलती बंद हो गई थी। मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं नौरीन से मंगनी नहीं कर सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है, बस। करनी तो तुम्हें पड़ेगी बिलाल, बात सुनो मेरी। इतना बड़ा हो गया है, अपनी मर्जी से फैसले करेगा। देखती हूँ कैसे नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वो ये जो कपड़े थे ना वो मैं सिलाई करके ले आई हूँ। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो मुझे बता देना। सुमैया ठीक ही होंगे, रख दो यहाँ पर।
पिंडी जाने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा, लेकिन अब अब्बा मियाँ के हुक्म से इनकार भी तो नहीं कर सकते। हाँ तो अच्छा है ना, चली जाए। दुर्योधन वैसे भी बड़ी उदास है, दिल बहल जाएगा उसका भी। मेरा नाम शाइस्ता है, मैं मुंशी अब्दुल करीम की बेटी हूँ। अब आइए, बैठिए यहाँ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, हिसाब किताब साफ करने आई हूँ। कहाँ है वो नाम का नवाब? जरा मेरे सामने तो लेकर आओ। तमीज से बात कीजिए। तमीज से मैं उनसे बात करती हूँ जो इसके मायने जाने, और तुम्हारा बाप जो इसके मायने तक नहीं जानता। कहाँ है? लेकर आओ उसे। आप जाइए यहाँ से, वो घर पर नहीं है। और तुम सारे फसाद की जड़ हो। आप इनके घर में खड़ी हैं इसलिए लिहाज कर रही हूँ, वरना जवाब हमें भी देना आता है। कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ, आपसे मतलब। बेहतर होगा यहाँ से चली जाएं आप। बेहतर होगा अपनी भतीजी की शादी कर दो ताकि मेरे भाई की जान छोड़े। बेहतर होगा आप ये बात जाके ना अपने भाई को समझाएं। हमारी पर्दादार बीवियों पे कीचड़ ना उछालें आप। अब तुम निकलो यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे सब गूंगे खड़े हैं? जो तुम मुंह में आएगा बोलती जाओगी, बड़बड़ करती जाओगी और हम चुप करके सुनते जाएंगे? मुझे तो लगता है तुम्हें तुम्हारे घर वाले भी पसंद नहीं करते, इसलिए रिश्ता लेने भी ना तुम्हारे बगैर ही आए थे। मेरी जो अहमियत है ना, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, और बहुत जल्द अपने भाई की मंगनी के लड्डू लेकर आऊंगी। अपनी नन से उसका रिश्ता तय कर दिया है। वो लड़की कम से कम इससे तो लाख दर्जे अच्छी है, और मेरे भाई के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। मुझे तो बहुत अफसोस है कि नाम के नवाब की ये पोती बेचारी रिश्ते के लिए सारी जिंदगी बैठी रहेगी। तुम बैठो, बैठ कर बात। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी पी। देखे ना पानी। दुर्योधन, तुम्हें थोड़ा हौसला करना पड़ेगा ना, अपना दिल थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, वरना कैसे करोगी सब कुछ तुम? अब क्या करना बाकी रह गया? सुना नहीं तुमने? इसकी निस्बत तय हो गई है, किसी और का होने जा रहा है। तुम किसकी बात का एतबार कर रही हो? उस औरत का जो आई यहाँ पे झगड़ा बनाने के लिए ताकि तुम्हें बिलाल से बददिल कर सके। थोड़े तो होश के नाखून लो तुम। ये औरत बहुत चालाक है, ये जो कहती है वो कर गुजरती है। और तुम्हें बिलाल का बिल्कुल भी एतबार नहीं है? सुमैया, हमें लगता है बिलाल अपने घर वालों के आगे हार जाएगा और हमारी मोहब्बत मर जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं आदिल की तरफ जाती हूँ, बिलाल को फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ। हमारा दिल घबरा रहा है। पता है सुमैया, हमें बिलाल की बहन से हमेशा खौफ आता था, और आज तो हम खौफ से कांप रहे हैं। लगता है ये औरत हमारी तकदीर पे स्याही फेर कर ही दम लेगी। तुम परेशान मत हो, मैं अभी आदिल की तरफ जा रही हूँ। हाँ जल्दी जाओ, और हाँ आकर हमें बताना क्या बात हुई। तुम अच्छी उम्मीद रखो। मैं तो घर से बाहर सौदा लेने के लिए गई हुई थी। अगर घर पे होती ना तो ऐसी तबीयत साफ करती कि दोबारा इधर आने की हिम्मत ना करती। बस रहने दे हजूरी। वो हमें आईना दिखाकर गई हैं, बताकर गई हैं कि हम किसी भूल में ना रहें। हमारी यही औकात है, बस नाम के नवाब, असल में तो हम रास्ते की धूल है। अरे मेरी अच्छी बीबी, आप ना रोए।
आप नवाबजादी हैं और हमेशा नवाबजादी रहेंगी। हमारे बच्चे पर भी कैसे कैसे नाम धर दिए, उसके किरदार पर भी उंगली उठाई है उसने। अरे खुदा की मार उस पर, किस बात पे इतना अतराती है? शुक्र है अब्बा मियां घर पर नहीं थे, वो तो उनसे भी गुस्ताखी के इरादे से आई थी। अरे दफा करे, बदतमीज मुंह फट औरत है वो तो। ऐसे लोगों के बारे में सोच के अपनी तबीयत क्यों खराब करती है? आप देखना, अल्लाह ने चाहा ना तो हमारी अदन बीबी के नसीब बहुत अच्छे होंगे और इस तरह के लोग ना देखते ही रह जाएंगे। अच्छा ना चुप भी कर जाए, बीबी क्यों रो रही है खामखा? चुप हो जाए, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। देखो अदन, मैं आपा की तरफ से माफी मांगता हूं। मैं जानता हूं उन्होंने ठीक नहीं किया। ज़ेब फूफो के दिल पे बहुत असर हुआ है। आपा की बातों ने उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है बिलाल। मुझे एहसास है अदन, आपा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या होगा बिलाल? अब तो बात बहुत बिगड़ चुकी है, बल्कि अब तो खत्म ही हो चुकी है। कोई उम्मीद ही नहीं बाकी रही। ऐसा ना कहें अदन, मोहब्बत में मायूसी नहीं होती। अब दिल खुशगुमा हो भी कैसे सकता है? अब कौन सी उम्मीद बाकी रह गई है? नहीं अदन, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी मोहब्बत खत्म नहीं हुई। हमें अपने हक के लिए लड़ना है अभी, और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो कैसे? रिवायत की नाम नेहाद जंजीरें जो तुम्हारे कदमों में बंधी हैं, उन्हें तोड़कर मेरे पास आना होगा। अपना घर छोड़ना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं बिलाल? ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्या अब भी तुम्हें अपने रिवायात की परवाह है? मेरी मोहब्बत की नहीं है? लेकिन दादा जान और फूफो, जब इन्हीं रिश्तों ने तुम्हारे जज्बात की परवाह नहीं की, तो तुम्हें इन रिश्तों की क्या परवाह है? अदन, मैं वादा करता हूं तुम्हें यहां से दूर ले जाऊंगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ भी हो, नवाब खानदान की एक इज्जत है जिसे हम अपने कदमों तले नहीं रोन सकते। अदन, अदन! जिस दादा ने हमेशा सर उठा कर जीने की ख्वाहिश की है, उस घर में आपके सामने दिन रात उनका मजाक उड़ाया जाएगा। बिलाल की बहन ना सिर्फ आपके बल्कि आपके खानदान की हर औरत के किरदार पर उंगली उठाएगी और हंसेगी। क्या आप सह लेंगी? जो हुआ सो हुआ, आगे का सोचना है। हाँ, मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया। ये बताओ कब तक निकलेंगे? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। 9 तारीख को रात 10 बजे स्टेशन पर। मनसीब का तू मोती, मनसीब का तू मोती। आए हैं दुर्योधन। मास्टर साहब कहाँ पर हैं? वो घर पे नहीं है। कैसी हैं आप? हम कैसे हो सकते हैं? सुमैया मुझे बता रही थी कि बिलाल की बहन आई थी आपके घर और आपको बहुत सारी बातें सुना के गई है। आपने बिलाल को बताया? जी, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें मुंशी साहब के साथ दादा अब्बा के रवैये का बहुत दुख है। और अपनी मंगनी के बारे में क्या बताया उसने? वो तो उनकी बहन की ख्वाहिश है, बिलाल नहीं चाहते। बिलाल तो सिर्फ हमारे साथ मुखलिस है। दुर्योधन, जो बात मैं अब करने जा रहा हूं
उसे एक सच्चे और हमदर्द दोस्त की नसीहत समझकर सुनना। जी। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के सहारे नहीं गुजरा करती, इज्जत बहुत अहम होती है। जिस घर में आपके दादा के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते, आपके हसब नसब पर सिर्फ इसलिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि अब आप दौलतमंद नहीं रही। बिलाल आपके सामने आपके दादा को नीचा दिखाने की बात कर चुका है। मैं उसकी मोहब्बत पर शक नहीं कर रहा, लेकिन क्या यह बेइज्जती जो सारी जिंदगी के लिए आपका मुकद्दर बनकर ठहर जाएगी, बर्दाश्त कर लेंगी? जिस दादा ने हमेशा सर उठाकर जीने की ख्वाहिश की है, उस घर में आपके सामने दिन रात उनका मजाक उड़ाया जाएगा। बिलाल की बहन ना सिर्फ आपके बल्कि आपके खानदान की हर औरत के किरदार पर उंगली उठाएगी और हंसेगी। क्या आप सह लेंगी? नहीं सह पाएंगी। मैं जानता हूं दुर्योधन, आप नहीं सह पाएंगी। और अगर ये सारी बातें ऐसी ना भी हो तो एक इज्जतमंद घराने की आबरूमंद लड़की के लिए इस तरह रात के अंधेरे में घर छोड़ के भाग जाना मुनासिब है? नहीं मुनासिब। जाइए और सोचिए। तो रयादन, हम देख रहे हैं कि आप पहले से भी ज्यादा गुमसुम रहने लगी हैं। हम जानते हैं इसकी वजह, लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे कि खुद को संभालिए। अदन, दुर्रा अदन, सुन रही है ना आप? जी, कुछ कहा? हाँ, हमें आपसे यही कहना है कि हमारी जिंदगी तो तमाशा बनी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये तमाशा दूसरे भी देखें और हम पर हंसें। हम पिंडी जा रहे हैं, वहां बहुत से अजीज रिश्तेदार होंगे, तरह तरह की बातें होंगी। खास तौर पे फाखरा आपा आपको यूं उदास देखकर ना जाने क्या मतलब ले। इसलिए हम यही चाह रहे हैं, खुद को संभाल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम अपा मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, ये तुम दोनों की ट्रेन की टिकटें हैं। 9 तारीख को रात 11 बजे यहाँ से ट्रेन चलेगी रावलपिंडी के लिए। बेटा घबराना नहीं, अता कि कुछ ससुराली खवातीन भी होंगी आप लोगों के साथ। आप तो आएंगे ना अपा मियाँ? इरादा तो नहीं था, लेकिन अब फाखरा के इसरार पर आना तो पड़ेगा। हम 3-4 दिन में आ जाएंगे। ज़ेबुन्नसा दुर्योधन, वहां हैं तो सब अपने अजीज, खून के रिश्ते हैं हमारे उनके साथ, लेकिन पैसा बड़े से बड़े खून के रिश्ते में दरारें डाल देता है। हमने अपनी इस्ताअत से बढ़कर आपके लिए कपड़े बनवाए हैं ताकि आप किसी किस्म की एहसास से कमतरी का शिकार ना हो जाएं और वहां उन लोगों में सर उठाकर उठ और बैठ सकें और हमारे और अपने वकार का ख्याल रखना। और वहां पे किसी से मरूब होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जी अपा। कैसी हो वदन? ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुन रही हूँ। देखो वदन, अब तुमने अपने दादा के नहीं मेरे साथ रहना है। जो हुआ सो हुआ, आगे का सोचना है। हाँ। मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया। ये बताओ कब तक निकलेंगे? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। 9 तारीख को रात 10 बजे स्टेशन पर। ठीक है, मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा।
एक बार फिर सोच लो दुर्योधन। सब सोच लिया। इतनी हिम्मत कर पाओगी तुम? करनी तो पड़ेगी। दुर्योधन, बाहर क्या देख रही हैं? कुछ नहीं। हमारा नसीब, हमारी खुशी, जीने की वजह ढूंढ रहे हैं। फूफो, हमें कुछ खाने की चीजें और पानी चाहिए, हम ले आए। आप कैसे जाएंगी? ठहरिए, हम आपके साथ चलते हैं। नहीं, हम ले आएंगे। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती दुर्योधन। हमें जाने को बेटा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती दुर्योधन, तुम मेरे साथ जाओगी। हमारा हाथ छोड़ो बेटा। दुर्योधन, तुमने मेरे साथ जाना, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। हमारा हाथ छोड़ो बेटा। तुम मेरे साथ जा रही हो। हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, हम तुम्हारी मोहब्बत में खुद को कुर्बान तो कर सकते हैं, लेकिन मुमकिन नहीं बिलाल कि हम अपने दादा नवाब वक़ार रहमत का फख्र, गरूर, आबरू सबको साथ लेकर तुम्हारे साथ निकल खड़े हों। हम उन्हें ऐसे खाली हाथ नहीं कर सकते। हमें भूल जाओ
हो सके तो हमें माफ कर देना और समझ लेना कि हम कभी तुम्हारी जिंदगी में आ ही नहीं थे। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती? तुम मेरे दिल से कैसे खेल सकते? तुम्हें वक्कार अहमद का फख्र, गुरूर, उसकी आबरू की परवाह है, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम बिल्कुल वक्कार अहमद की तरह ही हो। अदन, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। क्या बात है बिलाल, कोई बात हुई है क्या? क्या शाइस्ता बाजी ने कुछ कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। भाई ये शादी का घर है, तुम लोग शादी एंजॉय करने आए हो, कमरे में क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घुलो मिलो। और ये मुगलाई घूंघट और हम के बजाय अपनी उम्र के बच्चों के साथ बैठो, सोशलाइज करो थोड़ा सा। मनसीब का तू मोती, मनसीब का तू मोती। मेरे ख्याल में आज तो जेब नहीं आना था, 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल में। अगर ट्रेन राइट टाइम हुई तो कोई स्टेशन फोन करके तो मालूम करो ट्रेन राइट टाइम है कि नहीं। अब ऐसी भी क्या इमरजेंसी है, आ जाएंगे टाइम पे। बेटी तुम लोगों ने शॉपिंग पे नहीं जाना? जल्दी से तैयार हो जाओ। हम जाएंगे कैसे? हमारा ड्राइवर कौन होगा? हाँ, मैं फजान से कहती तुम लोगों को ले जाए, लेकिन ये भी तो मसला है ना, मेहमानों को लेने कौन जाएगा? बेटा मेरे ख्याल में फजान स्टेशन से मेहमानों को लेके आ जाए तो फिर तुम लोग चले जाना, या फिर वेट कर लो। वेट कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट तुम लोगों की मर्जी, मैं बाकी काम देख लूँ। ठीक है जी। आपने प्रॉमिस किया था बाबा कि आप 1-2 दिन में आ जाएंगे, मगर आपने इतनी देर लगा दी। मुझे नहीं पता, मैं काफ़ी बोर हो रही हूँ और यहाँ तो मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं है। और आपको पता है मुझे बुखार है, मेरे गले में बहुत दर्द है। कल मैंने ठंडा पानी पी लिया था। मीना कहाँ मर गई है मीना? ये ले बाबा, आंटी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम वकास मियाँ, कैसे हो? अरे भाई बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी का मिजाज है, किसी को लिफ्ट ही नहीं कराती। नहीं, मैं बहुत कहती हूँ कि हमारे साथ आके बैठो, बैठती नहीं है। अरे नहीं, ये तो हमारी भी प्रिंसेस है। अरे क्यों नहीं ख्याल रखेंगे, ये हमारी भी लाडली है। अच्छा ठीक है, अच्छा अपना ख्याल रखना। ये लो बात करो, ये लो बाबा से बात करो। जी बाबा, आप जल्दी से आ जाए, मैं कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। दीदी की शादी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। तुम कैसी हो ज़ेब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कैसी हो बेटा, कितनी प्यारी लग रही हो। और ज़ेब तुम आज भी पहले की तरह पुरकशिश और खूबसूरत, बल्कि पहले से भी ज़्यादा। और ये तुम्हारी भतीजी है ना, दुर्योधन? वालेकुम सलाम। ठीक हो बेटा? आप आओ बैठो। मीना जाओ सबके लिए ठंडा लेके आओ। ज़ेबुल निसा तुम दोनों ये चादरें तो उतारो, अब तुम दोनों ट्रेन में नहीं हो, घर पे हो। जी। ये शायद मुझसे पर्दा कर रही है। हटो परे,
हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। जेब, ये मेरा छोटा बेटा है फजान, और फजान ये रिश्ते में तुम्हारी पुप्पी लगती है। रास्ते में तो बताया होगा ना? अरे कहाँ मामा, पूरे रास्ते ऐसे चुप करके बैठी थी, मुझे लगा घर से पहली बार निकली हैं। ऐसा लगा कि कहीं गूंगी हैं ये दोनों। फजान बिहेव, ये तो कुछ भी बकवास करता रहता है। आप दोनों फ्रेश हो जाएं, मैंने खाना बनवा दिया, फिर खाना खाते हैं, ठीक है? जी। अता भाई कहाँ है? मैं उन्हें भी सलाम कर लेती हूँ। अता इस वक्त घर पे नहीं है, शादी वाला घर है ना, 100 बखेड़े हैं। तुम लोग आराम करो। फाखरा आपा नहीं दिखाई दे रही। हाँ वो अंदर ही है, तैयार हो रही है। तुम लोग भी तैयार हो जाओ, फिर मिलते हैं खाने पे, ठीक है? जी। रस्म रिवाज, रिवायात जीत गई, मोहब्बत हार गई। क्या वो आया था? उसने दिल लगी नहीं की थी, सच्चा था वो, इसलिए अपनी मोहब्बत में आ भी गया। मैंने उसे दुर्योधन का खत दिया और फिर मैं तेजी से वापस मुड़कर आ गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मुड़कर उसके पथराए हुए चेहरे को देख सकती। देखो उदास मत हो, दुर्योधन ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। वो अपने इस फैसले पे बहुत रोई होगी, उसका दर्द उसे बेचैन भी करता होगा। लेकिन अगर वो बिलाल के साथ निकल जाती तो ये तो और भी बहुत बुरा होता। तज़हीक, नफरत, वो भी अपने दादा के लिए। दुर्योधन शायद बर्दाश्त कर जाती, लेकिन फिर बिलाल के लिए उसकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाती, और फिर मोहब्बत की जगह पछतावे उसे कचौके लगाने लगते। तुम खुश हो क्या? मेरा मतलब, क्या तुम इस फैसले से मुतमईन हो? हाँ, मैं मुतमईन। बिलाल, तुम यहाँ पर हो और तुम्हारे कमरे में सुबह से नाश्ता रखा हुआ है, तुमने अभी तक नहीं खाया। यहाँ ले आओ नाश्ता। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं खाना। आप प्लीज मेरे लिए परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। क्या बात है बिलाल, कोई बात हुई है क्या? क्या शाइस्ता बाजी ने कुछ कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। कि तुमने अच्छा नहीं किया दुर्योधन। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने रीतों रिवाजों से मोहब्बत है। मेरा दिल टूटे या मैं मर जाऊं, तुम्हें इसकी परवाह क्यों होने लगी?
तुम तो ठहरी नवाबजादी। तुमने बस मुझसे खेल खेला है दुर्योधन। मैं सारी दुनिया से बढ़कर तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम्हारे लिए तड़पता रहा, तुम्हारी मिन्नतें करता रहा। इतनी पत्थर दिल हो तुम, पत्थर बनी बैठी रही तुम, और ये खोखली दलीलों भरा खत भेज दिया। तो ठीक है दुर्योधन, तय हुआ। तुम्हें मेरी परवाह नहीं, मेरी मोहब्बत की कदर नहीं, ना सही। मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं, मुझे भी तुमसे मोहब्बत नहीं। मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा। उफ, शुक्र है अब्बा जान ने कोई मसला नहीं खड़ा किया। और सच बताऊं, बहुत खुशी है मुझे कि तुम लोग आए। अब्बा कैसे ना आते, आपकी हर खुशी और गम में शामिल होना हमारा फर्ज है। अच्छा, अब ये मोटी मोटी बातें मत करो। अच्छा है कि तुम आ गई, अब अच्छा सा वक्त यहाँ गुजारना है। मैं तो समझती हूँ अच्छा ही हुआ कि अब्बा जान नहीं आए। अब 4 दिन उनके उस खौल से बाहर की दुनिया देखो, बहुत बदल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? कहाँ छुपी हुई हो? नजर ही नहीं आ रही, शक्ल ही नहीं दिख रही। जी हम वो कमरे में। कमरे में? भाई ये शादी का घर है, तुम लोग शादी एंजॉय करने आए हो, कमरे में क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घुलो मिलो। और ये मुगलाई घूंघट और हम के बजाय अपनी उम्र के बच्चों के साथ बैठो, सोशलाइज करो थोड़ा सा। दुर्योधन, लगता है ये फिर कमरे में चली गई। आरज़ू, आपको क्या हो गया है? आंटी पानी। पानी? ए रहा। आपकी तबीयत तो काफी खराब है, मैं किसी को बुलाऊं? नहीं, बस मेरे सर और गले में थोड़ा सा दर्द है। ये लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? आप आंखें बंद करके लेट जाइए, हम आपका सर दबा देते हैं। कुछ दवाई ली है आपने? नहीं, मुझे दवा अच्छी नहीं लगती। राबिया आंटी ने यहाँ पे सिरप रखा तो था, पर मैंने नहीं पिया। खाने में क्या खाया आपने? मुझसे कुछ नहीं खाया जा रहा है, बहुत दर्द है। हम आपका सर दबा देते हैं, जब दर्द थोड़ा कम हो जाएगा तो कुछ खिला भी देंगे। हम आपके लिए दूध लेकर आते हैं। आरज़ू, जी थोड़ा सा। तो आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। लगता है आपकी अम्मी को पता ही नहीं है कि उनकी बेटी की तबीयत इतनी खराब है। यकीनन सबके साथ ढोलक बजाने में मसरूफ होंगी, है ना?
मन सीप का तू मोती